इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का हल करेंगे, जिनका टेस्ट जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। और पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा है पार्ट 9 का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे हम पीवाईक्यू सीरीज के पार्ट 9 का। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न मदों में से साधन भुगतान नहीं है। देखिए, भुगतान जो होता है वह होता है साधन भुगतान, और दूसरा होता है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान, साधन भुगतान उत्पादन के साधन के प्रतिफल में दिया जाता है। जैसे श्रम को मजदूरी दी जाती है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, भूमि को लगान, और उद्यमी या साहसी को लाभ दिया जाता है। यह साधन के प्रतिफल में प्राप्त भुगतान है। लेकिन हस्तांतरण भुगतान किसी भी प्रकार के उत्पादन के प्रतिफल में नहीं दिया जाता। अर्थात हस्तांतरण भुगतान किसी भी उत्पादन के प्रतिफल में नहीं दिया जाता, किसी भी साधन को नहीं दिया जाता। हस्तांतरण भुगतान दिया जाता है केवल प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन। इस तरह के भुगतान हस्तांतरण भुगतान में शामिल किए जाते हैं। तो प्रश्न में साधन भुगतान नहीं है, उस विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है, सैन्य कर्मियों की वर्दी निःशुल्क प्रदान की गई। सैन्य कर्मियों को वर्दी निःशुल्क प्रदान की गई, उनको प्रतिफल के बदले की गई है। सैन्य कर्मी देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, अर्थात देश की सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, और उसके प्रतिफल में उनको वर्दी निःशुल्क दी गई है। अतः यह साधन भुगतान में शामिल होगा। सांसदों का वेतन, सांसद चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं, और उनके द्वारा देश की सुरक्षा के लिए या देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए या अन्य प्रकार के अनेक कानून बनाए जाते हैं, और उन कानूनों के लिए या देश की रक्षा से संबंधित कानून या अन्य गतिविधियों के लिए उनको प्रतिफल मिलता है, वह होता है उसका वेतन। तो यहाँ भी इसका सांसद का वेतन साधन भुगतान में शामिल किया जाएगा। मकान मालिक द्वारा आरोपित किराया या स्वयं के मकान पर मकान मालिक द्वारा आरोपित किराया भी साधन भुगतान में शामिल किया जाएगा। एक व्यक्ति है, अपने मकान में ही अपना बिजनेस कर रहा है, तो वह अपने मकान का किराया उसमें इंक्लूड करता है। अगर वह उसमें इंक्लूड नहीं करता है तो यह उचित नहीं होगा। मान लीजिए आप अपने मकान में बिजनेस कर रहे हैं, और अपने मकान में बिजनेस ना कर कर किसी अन्य जगह पर बिजनेस करते, तो वहां पर भी आपको किराया देना होता। तो ऐसी स्थिति में स्वयं के मकान का आरोपित किराया भी साधन भुगतान में शामिल किया जाता है। और अंतिम विकल्प है, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या वृद्धावस्था पेंशन, ये सभी हस्तांतरण भुगतान में शामिल किए जाते हैं, साधन भुगतान में शामिल नहीं किए जाते। अतः यहाँ विकल्प फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, M2 मुद्रा में शामिल है। M2 मुद्रा में शामिल है, यहाँ पर मनी सप्लाई की बात की गई है, और मनी सप्लाई होती है M1, M2, M3 और M4, जिसमें M1 में शामिल किए जाते हैं CC प्लस DD प्लस OD। व्यक्तियों के पास उपलब्ध करेंसी, डिमांड डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट जो रिजर्व बैंक के पास भी हो सकती है, ये सभी M1 में शामिल किए जाते हैं। और M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। M1 को नैरो मनी के नाम से भी जाना जाता है। M2 में हम M1 में हम पोस्ट ऑफिस की जमाएं शामिल कर देते हैं।
यदि हम पोस्ट ऑफिस की जमाएं M1 में शामिल कर दें तो M2 प्राप्त होगा। M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट या समय अवधि जमाएं अगर M1 में शामिल कर देते हैं तो M3 प्राप्त होता है। और M3 को हम विस्तृत मुद्रा भी कहते हैं, विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मुद्रा भी कहते हैं। तो यहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को मिला है कि नैरो मनी या संकीर्ण मुद्रा किसे कहते हैं, तो आंसर होगा M1 को। और विस्तृत मुद्रा या ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, M3 को कहते हैं। और M4 में जो होगा वह होगा M3 में यदि डाकघर की या पोस्ट ऑफिस की मांग जमाएं शामिल कर दी जाए, पोस्ट ऑफिस की मांग जमाएं अगर M3 में ऐड कर दिए जाए तो M4 प्राप्त होगा। इस तरह से मुद्रा पूर्ति की 4 इकाइयां होती हैं या 4 माप होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पहला विकल्प है करेंसी व मांग जमा डाकघर की जमाएं, नहीं होगा। करेंसी व मांग जमा डाकघर की जमाएं, ये करेंसी व मांग जमाएं M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाएं, बिल्कुल यही आंसर होगा विकल्प फर्स्ट। सेकंड है बॉन्ड व सरकारी प्रतिभूतियां। थर्ड है इक्विटी शेयर व डाकघर की कुल जमाएं, बैंकों की सावधि जमाएं। विकल्प तीनों सही नहीं है। पहला विकल्प होगा करेंसी व मांग जमाएं डाकघर की बचत जमाएं, अर्थात M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की जमाएं M2 में शामिल की जाती हैं। आज का तीसरा प्रश्न है जो राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य माना जाने लगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्तमान में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यह सबसे बड़ा राज्य कब बना, जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के विभक्त होने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य माना जाने लगा। अगला प्रश्न है अन्य उद्देश्यों के साथ वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है। वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का उद्देश्य होता है वित्तीय स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर इनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहला विकल्प है UNO। UNO है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। सेकंड विकल्प है IMF। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। IMF की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया। और उसी की बदौलत, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बदौलत ही IMF का जन्म हुआ। और IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई। थर्ड है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और अंतिम जो विकल्प है गैट की स्थापना की गई है 30 अक्टूबर 1947 को। 30 अक्टूबर 1947 को गैट की स्थापना की गई है। और इसको जो लागू किया गया 1 जनवरी 1948 से इसे लागू किया गया है। गैट का पूरा अर्थ है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट का पूरा नाम है टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता। इस तरह से वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का मुख्य उद्देश्य IMF का होता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से संबंधित। अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिनका हमने विस्तृत अध्ययन इसी YouTube चैनल पर पहले वीडियो के माध्यम से हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में नहीं पढ़ा है
तो उस वीडियो को देखिए, और अगर हेल्पफुल हो तो अपने नोट्स भी उस वीडियो के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर इकोनॉमिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट पीजीटी का एग्जाम हो या आरपीएस स्कूल व्याख्याता का एग्जाम हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर, जहां पर इकोनॉमिक्स की रेगुलर क्लासेज उपलब्ध हैं, साथ में पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। सेकंड केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन करें। और तीसरी है किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। ये तीनों समस्याएं या एक अर्थव्यवस्था की सभी समस्याएं चयन की समस्या के कारण उत्पन्न होती हैं, और इन सभी समस्याओं का समाधान टीपीसी उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जाता है। अतः यहाँ विकल्प थर्ड आंसर होगा। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। पुस्तक किसने लिखी। साथियों, स्कूल व्याख्याता या पीजीटी लेवल के प्रत्येक एग्जाम में किसी न किसी अर्थशास्त्री की एक बुक के बारे में जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप सभी जितने भी इंपोर्टेंट अर्थशास्त्री हैं उनकी बुक्स को याद कर लीजिए। आपको सभी अर्थशास्त्रियों की इंपोर्टेंट बुक्स जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पर पीडीएफ फॉर्मेट में निःशुल्क उपलब्ध हैं, और साथ ही इसकी पीडीएफ जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में बुक से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी एक प्रश्न पूछा गया है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री पुस्तक किसकी है, और यह पुस्तक है रैगनर नर्क्से की। रैगनर नर्क्से की यह पुस्तक है जो इन्होंने 1953 में प्रकाशित हुई है। उनकी यह पुस्तक 1953 में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई टेक्नोलॉजी में यदि उत्पादन के एक साधन में समान वृद्धि की जाती है, उत्पादन के एक साधन में वृद्धि की जाती है तथा अन्य साधन की मात्रा स्थिर रखी जाती है, तो उत्पादन में वृद्धि प्रारंभ में होगी, फिर उत्पादन घटने लगेगा। इसे कहते हैं हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यदि एक साधन में परिवर्तन किया जाए, बाकी अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए, और उसके परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पहले उत्पादन में वृद्धि होती है बढ़ती हुई दर से, फिर वह घटने लगता है। अगर ऐसी स्थिति है तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ आंसर होगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। पहला विकल्प है पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल में होगा उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो उसका परिणाम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत आता है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, इसमें जो होगा पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को एक निश्चित गति से या निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए, और उसी अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन हो, अर्थात जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाए उसी अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हो, अर्थात समान अनुपात में वृद्धि हो, तो स्थिर पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होंगे। और पैमाने के वर्तमान प्रतिफल कब प्राप्त होंगे, जब उत्पादन के साधनों में कम परिवर्तन किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक वृद्धि हो, तो पैमाने के वर्तमान प्रतिफल का नियम पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट का लक्षण कौन सा नहीं है। फर्म का उद्योग में आसान आगमन। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का उद्योग में प्रवेश और एग्जिट आसान होता है।
वस्तु विभेद भी पाया जाता है, बिल्कुल एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु विभेद भी पाया जाता है। अपेक्षाकृत अधिक विक्रेता होते हैं, विक्रेता भी अधिक होते हैं। समान उत्पाद की स्थिति एकाधिकार प्रतियोगिता में देखने को नहीं मिलती है, अतः यह विकल्प 4 आंसर होगा। समान उत्पाद की स्थिति हमें एकमात्र पूर्ण प्रतियोगिता में देखने को मिलती है, अतः विकल्प 4 इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म के संसाधन का अनुकूलतम आवंटन इसका अर्थ है। दीर्घकाल में एक प्रतियोगी फर्म अपने संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन इस प्रकार से करती है कि उसे सामान्य लाभ प्राप्त हो, और जब सामान्य लाभ प्राप्त होगा उस स्थिति में सभी कंडीशंस बराबर होंगी, अर्थात LAR बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल रेवेन्यू के, मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होगा, और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, और इन सभी का संबंध लॉन्ग पीरियड से है। ठीक है, अतः LAR बराबर LMR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू LMC इक्वल टू LAC, ये सभी पूर्ण प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी फर्म के संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन है, अतः विकल्प सेकंड इसका आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, आर्थिक विकास का अर्थ है, आर्थिक विकास का अर्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि। यहां पर दो अवधारणाएं हैं, एक अवधारणा है ग्रोथ और दूसरी है डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अवधारणाएं। ग्रोथ का संबंध परिमाणात्मक अवधारणा से है। ग्रोथ में केवल हम परिमाण के रूप में या परिमाण के रूप में देख सकते हैं, क्वांटिटी में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, लेकिन डेवलपमेंट में हम गुणात्मक और परिमाणात्मक, गुणात्मक प्लस परिमाणात्मक दोनों अवधारणाएं देखने को मिलती हैं, अतः इसका आंसर होगा आर्थिक वृद्धि एवं गतिशील परिवर्तन के कुछ निश्चित मूल्यवान चरों में, जो कि लोगों के स्वस्थ व प्रसन्न होने के परिचायक है। स्वस्थ और प्रसन्न यहाँ पर गुणवत्ता से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि और प्रगतिशील परिवर्तन कुछ निश्चित मूल्यवान चरों में, जो कि लोगों के स्वस्थ और प्रसन्न होने के परिचायक हैं। विकल्प 3 में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों को शामिल किया गया है, अतः डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विकल्प 3 सही आंसर होगा। साथियों, इस तरह से आज हमने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछे गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भविष्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए इस जर्नी ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।